नमस्ते एंड जय हिंद। आखिरकार इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद आर्यन खान को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दे दी है। इस दौरान कई सारे उतार चढ़ाव देखे गए इस केस में। केस अभी भी चल रहा है, केस बंद नहीं हुआ है। बट समीर वानखेड़े पे जो एलिगेशंस लगे हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली है और क्या मिनिस्टर दर्जे के एक व्यक्ति को ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए या नहीं, और क्या समीर वानखेड़े इसमें कल्प्रिट है या नहीं, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते। बट जो भी फैक्ट सामने आए ये हम लोग बताने वाले ज़रूर कोई होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स को ना यहाँ पे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इन फैक्ट्स को जब तक के सही से एग्जामिन नहीं किया जाता तब तक के कोई भी ये नहीं बता सकता कि सच क्या है। इसीलिए समीर वानखेड़े से लेकर क्रूज पार्टी से लेकर मुनमुन धमीचा, इसके अलावा अरबाज मर्चेंट, इसके अलावा नवाब मलिक, इन सब के बारे में बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एनसीपी नहीं एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक रेड की थी जहां पे 1400 लोग एक क्रूज शिप पे पार्टी करते हुए पाए गए थे। उन 1400 लोगों में से एनसीबी को सिर्फ 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। उन 3 लोगों में से भी एक का ही नाम मीडिया में इतना उछाला गया। पहले हम एक पक्ष की बात समझ लेते हैं। उस एक लड़के को, उसके नाम को इतना उछाला गया जस्ट बिकॉज कि वो एक सुपरस्टार का बेटा है। उसके नाम का, उसके इज्जत का इतना सैबोटेज किया गया है सब चीज़ों को। आप खुद सोचिए कि वो लड़का जो महज 24-25 साल का लड़का, यार एक फिल्मी बैकग्राउंड का लड़का, इतना रईस फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूज़ वालों को इसमें मिर्च मसाला मिल गया, इसीलिए उसी को फ्रेम किया गया। एक न्यूज़ बता दीजिए जिसमें इन लोगों ने इतना बड़ा, जैसा आर्यन खान को फ्रेम किया, उतना ही इन लोगों ने अरबाज मर्चेंट को भी किया हो या उतना ही मुनमुन धमीचा को भी किया हो। नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं था। पर आर्यन खान क्योंकि सुपरस्टार SRK का बेटा है, इसीलिए उसको इतना फ्रेम कर दिया गया, जबकि उसके पास में ड्रग्स नहीं पाई गई थी। पर अगर उसके पास में ड्रग्स नहीं पाई गई थी तो क्या वो इनोसेंट हो जाता है? अब ये दूसरे पक्ष का बात है। इस बार एनसीबी का कहना ये था कोर्ट में कि इन लोगों के व्हाट्सएप चैट में से कुछ ऐसी चैट्स मिली है जिसमें अनन्या पांडे, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा ने आपस में कुछ एक ग्रुप बनाकर बात की थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर अनन्या पांडे ने उनको बोला था कि ओके, मैं इसमें बिजनेस में हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू ये न्यूज़ आर्टिकल्स। ऐसा कुछ न्यूज़ में सब चल रहा था। अब ये सब चलते वक्त में आर्यन खान को इसीलिए फ्रेम किया गया क्योंकि इनकी टीआरपी उससे बढ़ती है, बराबर है। बट अभी तक के एनसीबी ये क्लैरिफाई नहीं कर पाई कि जो कोकेन या जो चरस या जो कुछ भी उनको नार्कोटिक सब्सटेंस वहाँ से मिला था वो आर्यन खान से नहीं मिला था, वो मिला था अरबाज मर्चेंट से। और मीडिया हाईलाइट कर रही है सिर्फ आर्यन खान को, पर इससे आर्यन खान बेगुनाह नहीं साबित होते, क्योंकि हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने 3 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है और फाइनली आज जाकर उनकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आर्यन खान फ्रीली अपने घर मन्नत वापस जा सकते हैं। अब इस दौरान नवाब मलिक अपना एक एजेंडा लेकर सामने आए और वो एजेंडा के तहत एक IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर सबसे पहले निजी हमले करना शुरू हुआ। निजी हमलों में उनकी पहली शादी के किस्से सुनाए गए। निजी हमले पर सबसे पहले उनकी धर्म को लेकर बात कही गई, रिलीजन को लेकर बात कही गई, वो दलित है या नहीं इसके ऊपर कहा गया, और उन्होंने एक दलित की सीट हत्या करके IRS का पद हासिल किया, इसके बारे में कहा गया। पर किसी ने ये नहीं देखा कि यही सब चीज़ें, जो पुराना केस था, कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें अर्नब गोस्वामी के साथ भी हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी का जब स्टूडियो बन रहा था उस समय का केस उठाकर अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया था। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होने वाला है अगर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अगर जेल में डाल दिया जाए,
मुंबई पुलिस के द्वारा, तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक के जो सामने आ रहा है ना, वो इतना ही समझ में आ रहा है कि जो कैबिनेट है या जो नवाब मलिक साहब है, वो हाथ धोकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पीछे पड़ चुके हैं। सबसे पहले समीर वानखेड़े है कौन? समीर वानखेड़े ने 2006 में दिसंबर में शादी की थी। उनकी पहली शादी थी शबाना कुरैशी से। और समीर वानखेड़े की जो मदर है, कथित तौर पे वो मदर मुस्लिम है। अब वो मुस्लिम है, दोनों मतलब समीर वानखेड़े के पिता और उनकी माँ के बीच में इंटरकास्ट मैरिज थी, इसीलिए पिता उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना, निकाह पढ़ना कबूल किया अपनी बीवी के सामने कि भाई ओके, तुम तुम्हारे बेटे का निकाह पढ़वाना चाहती हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर तुम उसकी शादी किसी मुस्लिम लड़की से करवाना चाहती हो, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा समीर वानखेड़े के पिताजी ध्यानदेव वानखेड़े ने उनकी पत्नी से कहा था। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में 2006 दिसंबर में समीर वानखेड़े की शादी होती है शबनम कुरैशी से। शबनम कुरैशी से उनकी शादी होती है, बाकायदा निकाह पढ़वाया जाता है काजी को बुलाकर। वो काजी एक निकाहनामा बनाता है, उसमें समीर वानखेड़े की सिग्नेचर्स है, उसमें शबाना कुरैशी के सिग्नेचर्स है, उसमें उनके पिताजी के सिग्नेचर्स है, और उसमें कई सारे लोगों के सिग्नेचर्स मौजूद है। अब ये पक्ष देखकर ना एक चीज़ लग जाती है कि यार समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई निकाहनामा पे साइन कर रहा है तो उसको मालूम है कि वो किस तौर पे शादी कर रहा है। इसके एवज में समीर वानखेड़े की जो वाइफ है क्रांति वानखेड़े, जो कि एक एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े ने आउट ऑफ लव, अपनी माँ से जो वो प्यार करते थे, आउट ऑफ लव ये निकाह पढ़ना कबूल किया था। मुझे इसमें भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे संस्कारों में ये होता है कि माँ जो कह दे वो आखिरी पत्थर की लकीर होती है, तो माँ को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें की जा सकती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आ रही। अब ये सब शादी उनकी सही चलती है, सब बराबर चलता है, कुछ दिनों बाद तकलीफ होती है, फिर ये क्रांति वानखेड़े से शादी कर लेते हैं। अब क्रांति वानखेड़े को ये सब चीज़ें पता थी कि समीर वानखेड़े की पहली शादी हो चुकी है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। ये सब चीज़ें समीर वानखेड़े क्रांति वानखेड़े को सब बता देते हैं। अब कुछ एक साल पहले समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के सन इन लॉ, मतलब उनके दामाद समीर खान पे एक नारकोटिक्स का रेड किया था और उनको अंदर कर दिया था। 9 महीने तक के समीर खान जेल में रहे थे, और 9 महीने तक के नवाब मलिक सोच रहे थे कि एक पत्ता समीर वानखेड़े का गलत पड़े और मैं वो पत्ता लपक लूं। और ये पत्ता समीर वानखेड़े का वो ही था कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में अंदर करना। उन्होंने हाथों हाथ ये चीज़ लपक ली, और पूरी मशीनरी लग चुकी है उनके पीछे, समीर वानखेड़े के पीछे, जो कि अभी तक के मुझे प्रतीत हो रहा है कि एक ईमानदार ऑफिसर है। अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनके ऊपर में कोई इतने बड़े किसी ने एलिगेशंस लगाए। और खुद आप सोच लीजिए कि इतने सालों से समीर वानखेड़े, लगभग 13-14 साल हो गए, वो पोस्ट पे बरकरार है, कई जगह पे विजिलेंस ऑफिसर पर रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट में भी रहे हैं कई जगह पे ऑफिसर, पर अभी तक के क्यों ये चीज़ सामने नहीं आई। और जैसे ही आर्यन खान अरेस्ट होते हैं, उसी वक्त ये काजी कहाँ से बाहर आ गए, और काजी बाहर आए तो आए, उसके अलावा ये निकाहनामा कहाँ से बाहर आ गया। निकाहनामा के बाद में ये कहाँ से बाहर आ गया कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुसलमान है। ये एक सोची समझी साजिश आपको नहीं लगती? क्योंकि आप खुद सोचिए, इतने बड़े व्यक्ति के बेटे को समीर वानखेड़े ने पकड़ लिया है, तो इसके रिपरकशंस कहीं ना कहीं तो कुछ होंगे, कभी ना कभी तो कुछ होगा। समीर वानखेड़े की वर्दी पे अभी तक के कोई दाग नहीं था, और अचानक से सब लोग उनको जज करने को चले आए हैं। मैं किधर खड़ा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुनमुन धमेजा की बात करनी चाहिए। मुनमुन धमेजा मध्य प्रदेश से आती है, एक मॉडल है, कई सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर चुकी है, रैंप वॉक्स कर चुकी है, कई बड़े बड़े फैशन शोज में जा चुकी है, पर उनके बारे में इसीलिए मीडिया बात नहीं कर रही क्योंकि मीडिया को उसमें मिर्च मसाला नहीं मिल रहा। रही बात अरबाज मर्चेंट की, तो अरबाज मर्चेंट की सिर्फ आर्यन खान से रिलेशन नहीं है,
अरबाज मर्चेंट के कई सारे स्टार किड्स से रिलेशन है। अरबाज मर्चेंट कई सारे स्टार किड्स के साथ उठना बैठना है उनका, बट उनके इस पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें इनको मिर्च मसाला नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए कि एक बंदे को, आर्यन खान को, किस तरीके से इसमें टारगेट किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा, एनसीबी के द्वारा। एनसीबी इसलिए टारगेट कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीबी ना अपनी साख बचाने में लगी हुई है। एनसीबी के टाइम पे, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे एनसीबी का हाथ बहुत अच्छा था कि एनसीबी सब लोगों को पकड़ रही थी, उसके बाद एनसीबी ढीली पड़ गई थी। अब एनसीबी को अपना मोराल बूस्ट करना था, इसलिए उन्होंने ये मौके को हाथों हाथ लपक लिया। वो हाथों हाथ मौका लपकते समय उनको ये नहीं समझा कि एक 26-27 साल का जो लड़का है, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट वो 26-27 साल का लड़का अगर बेगुनाह हुआ और बेगुनाह को 20 दिन तक के अगर आप जेल में रख रहे हो तो ये किस हद तक सही है। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये बोलूँगा कि एक जो ईमानदार ऑफिसर है, एक जिसकी वर्दी में 1% का भी दाग नहीं है, जो बंदा मेहनत से सिर्फ मेडल्स घर पे लाता है, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, देश के युवाओं को बचाने के लिए एनसीबी के छापे मार रहा है, उस बंदे को इतना हरास करना कि पूरी सरकारी मशीनरी उसके पीछे लगा दो और उसके ऊपर में केसेस के ऊपर केसेस डाल दो और उसको इतना बैकफुट पे ढकेल दो कि वो आगे कुछ कर ही ना पाए। ऐसा ही कुछ हमने देखा था नागपुर में। तुकाराम मुंडे जी आए थे, जो एनएमसी के कमिश्नर बनकर आए थे। हमारे यहाँ पे नागपुर में एक मोमिनपुरा नाम का इलाका है, उस इलाके में कोई भी जाने से डरता है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पे ना बहुत चीज़ें होती है, कभी थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है वो। पर वहाँ पे जब से तुकाराम मुंडे आए थे तब से मोमिनपुरा के लोग भी उनसे थोड़ा थोड़ा डरने लग गए थे और ये बात खटक रही थी हमारे जो ऊपर में गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको। इसीलिए तुकाराम मुंडे का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमारे देश में जो भी ईमानदारी से ड्यूटी करता है ना, उसको या तो ट्रांसफ़र मिलता है या तो उसका नाम खराब कर दिया जाता है। एक रंग दे बसंती में बहुत अच्छा डायलॉग, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। परफेक्ट बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, हम जैसे लोग बनाएंगे। अभी एक YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है ना सबको अपनी बात कहने का, पर धीरे धीरे ना ऐसा लगने लगा है कि YouTube पे भी वीडियोस बना के फ़ायदा क्या है। कुछ लोग देखते हैं, कोई हेट फैलाता है, कुछ नीचे आके कमेंट कर देंगे, कोई गालियाँ दे देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष को समझने के बाद मैं इस नतीजे पे ज़रूर पहुंचा हूँ कि समीर वानखेड़े को जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है वो ऑफिसर वैसे नहीं है, ऐसा मुझे अभी तक लगता है। आगे जो भी उनके ऊपर में इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैं किसी की निजी ज़िंदगी में खलल डालने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। पर यार, जिस ऑफिसर ने इतना सब किया, इतने यंग लोगों के लिए सोच रहा है, उसके साथ में इतना बुरा हो रहा है, तो ये देखकर शायद मुझे लगा कि यार मुझे वीडियो बनाना चाहिए। समीर वानखेड़े को एक कैबिनेट मिनिस्टर किस तरीके से कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री का उनको कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। वो सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज समीर वानखेड़े के खिलाफ में क्या प्रोपेगेंडा फैलाऊं। क्यों? तो समीर वानखेड़े ने उनके सन इन लॉ को अरेस्ट कर लिया था और 9 महीने की जेल समीर खान को हो गई थी नारकोटिक्स के मामले में। और दुख तब होता है ना जब अदानी पोर्ट पे 3000 किलोग्राम का कोकेन मिला था। कच्छ में अदानी पोर्ट है, वहाँ पे 3000 किलो का कोकेन मिला था और ये न्यूज़ मीडिया में कहीं पे भी हाईलाइट नहीं हुई। इक्का दुक्का जगह आई होगी तो आई होगी, बट ये न्यूज़ कहीं पे भी हाईलाइट नहीं हुई। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि गौतम अदानी बीजेपी है, प्रो बीजेपी है, इसलिए ये न्यूज़ बाहर नहीं आई। पर आप खुद सोचिए कि अगर वो प्रो बीजेपी होते या ये न्यूज़ बाहर नहीं आई होती तो वो 3000 किलोग्राम की जो कोकेन थी वो सीज कैसे होती थी? अगर वो प्रो बीजेपी होते, अगर बीजेपी उनको फेवर कर रही होती तो वो जो कोकेन थे वो तो वैसे ही बाहर नहीं आने थे, वो तो वैसे के वैसे हवाले लग जाते थे कि इसको दे दो, उसको दे दो, ये कर दो। पर वो पकड़ी गई, इसका मतलब कि वहाँ की जो टीम है वो काम कर रही थी, इसीलिए तो वो ड्रग्स पकड़े गए ना। रही बात न्यूज़ चैनल्स की, न्यूज़ चैनल वालों को क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है वो हमसे बेहतर ज़्यादा जानते हैं,
क्योंकि मेरे चैनल पे मैं क्या चलाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, बाहर वाला कोई डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए उनको उनके ऊपर छोड़ दो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही था कि आर्यन खान को जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है यार, देखो 27 साल का लड़का है, 26-27 साल के करीब का कुछ लड़का है। अगर उसने ड्रग्स कंज्यूम किया है तो सबसे पहले आपने उसका ब्लड टेस्ट लेना चाहिए था, जो आपने नहीं लिया। अगर उसके पास में ड्रग्स मिली रहती तो आपने वो एविडेंस में जमा करवाना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया। अगर वो अपने व्हाट्सएप चैट में ये लिखता है वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, ये तो हम हर कोई बोलता है यार, वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, ये आजकल की यंग पीढ़ी बोलती है ना। अगर किसी को बर्थडे विश करना हो तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं। अगर इसके तहत अगर आप उसको अरेस्ट करके इतने दिन तक जेल में रख रहे हो तो ये सही नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर समीर वानखेड़े को एक कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंटिन्यू उसके पीछे लगा हुआ है, एक ईमानदार ऑफिसर का चीर हरण करने में लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी फेल होती जा रही है। और मैं जानता हूँ कि उद्धव सरकार इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि उनके ऊपर में जो संस्कार है वो बाला साहेब ठाकरे के हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भले ना किया हो, इसमें ज़रूर करेगी। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मेरे पास में अपडेट्स थी, वो सही से आप तक पहुँचाई होगी। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ समीर वानखेड़े के साथ में अभी तक। जब तक इंक्वायरी नहीं बैठ जाती, मतलब इंक्वायरी तो बैठ गई है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मुझे लगता है समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस देश को और चाहिए। जब तक के ऐसे ऑफिसर्स हैं तब तक के ही लोकतंत्र अच्छे से चलेगा, नहीं तो आगे जाके कोई ऑफिसर किसी करप्ट आदमी को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, वो भी अपना घर भरने में लग जाएगा। इसीलिए मैं समीर वानखेड़े के साथ में अभी तक खड़ा हूँ। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।